Hi there. So we'll be discussing some other asset classes rather, and how we actually create their indices and what problems we actually face while we create the indices for these asset classes. So definitely we know that how equity markets work and how the indices for equity is created per se. But what we need to understand here is that there are other asset classes as well. There are fixed income securities, and we have alternative assets, which includes your real estate, which includes your hedge funds, which includes your commodities. So इन सबको ट्रैक करने के लिए भी we do require an index, and how we actually create them is a point of question here, because देखो इक्विटी का इंडेक्स बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता, बिकॉज उसका तो बहुत ही अच्छा रेगुलेटेड मार्केट है, और जहां मार्केट होता है तो प्राइसेस बहुत इजीली डिस्कवर हो जाते हैं. एंड सिंस द प्राइसेस आर इजीली डिस्कवरेबल, व्हाट हैपेंस इज यू आर एबल टू क्रिएट दैट इंडेक्स एंड गेट द एक्चुअल वैल्यू. But in the case of other asset classes like fixed income, there are multiple challenges that we need to address. So let us first talk about how fixed income as an asset class and equity as an asset class are different. So fixed income और equity में देखो, equity में for example एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हुए, ऑलराइट, तो वो 3-4 साल 5 साल बाद अगर और 100 शेयर्स इशू करती है तो वो उसमें ही ऐड हो जाते हैं, टोटल 1100 शेयर्स हो जाते हैं. ऑलराइट, सीधा सीधा हिसाब है. इक्विटी में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है कि वो इतने साल पहले इशू हुआ था या अभी इशू है. इक्विटी इक्विटी ही होता है. बट ऑन दी अदर हैंड बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता. बॉन्ड्स हर एक पर्सपेक्टिव या फिर हर एक पॉइंट के रिगार्डिंग चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है जो आज इशू हो रहा है, और एक बॉन्ड है जो मे बी 2 साल बाद इशू हो रहा है, तो वो दोनों बॉन्ड्स की मेच्योरिटी अलग हो सकती है, दोनों की कूपन अलग हो सकते हैं, कूपन रेट अलग हो सकती है, दोनों की क्रेडिट रेटिंग अलग हो सकती है. सो देयर कुड बी मल्टीपल पॉइंट्स वेयर बाय अ बॉन्ड could differ from the other bond. Say for example Infosys एक कंपनी है जिन्होंने अपना बॉन्ड इशू किया है. Now since that company has issued its bond say for example in 2010, तो वो अगर 2012 में वापस बॉन्ड इशू कर रही है, सो हो सकता है कि जो 10 वाला बॉन्ड इशू किया गया है वो 12 वाले बॉन्ड से काफी डिफरेंट हो. 2 साल में हो सकता है कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई हो, कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट कर दी हो, या फिर हो सकता है कि बेटर हो गई हो, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए होंगे, जिसकी वजह से जो हमारे कूपन का रेट होता है वो चेंज हो सकता है. सो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस एज टू हाउ a bond that is issued by the same person or the same company rather is different from the bond that the company is issuing 2 years 3 years down the line. So there are multiple challenges. तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ Infosys का तो बॉन्ड है सेम ही तो है, नहीं. हर एक पैरामीटर पे, हर एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे वो लोग जो है डिफरेंट हो सकते हैं. तो व्हाट आर दी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे वो डिफरेंट हो सकते हैं? वन इज कूपन रेट, द अदर वन इज रेटिंग, द अदर वन इज मैच्योरिटी, एंड द अदर वन इज एम्बेडेड ऑप्शंस. सो बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कॉलेबल ऑप्शन भी होता है, पुटेबल ऑप्शन भी होता है. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट आर देयर इन द बॉन्ड इटसेल्फ व्हिच आर एम्बेडेड, जिसके रिस्पेक्ट में भी हमारा जो बॉन्ड है वो चेंज हो सकता है. और कूपन रेट प्राइमरीली आपके इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, एंड यू नो दैट इंटरेस्ट रेट्स दे फ्लक्चुएट अ लॉट. ऑलराइट, सो बहुत सारे रीजंस है कि बॉन्ड इक्विटी से अलग क्यों होता है. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, ठीक है, अलग क्यों है वो हमको समझ में आ गया. अब बॉन्ड या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का जो मैं इंडेक्स बना रहा हूं उसमें क्या चैलेंजेस फेस करता हूं मैं. सो पहले पॉइंट को हम ऑलमोस्ट पहले ही एड्रेस कर चुके हैं, दैट इज लार्ज यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्योरिटीज. जो हमारा बॉन्ड का मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ा है. क्यों बहुत बड़ा है? बिकॉज इक्विटी में इश्यूअर जो है वो जनरली वो कंपनीज है, बट जब बॉन्ड मार्केट की हम बात करते हैं जो इश्यूअर है वो सिर्फ कंपनीज नहीं है, वो कंपनी तो है ही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी है, और गवर्नमेंट भी अलग अलग लेवल की है जो बॉन्ड इशू कर सकती है. सो देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन इशू बॉन्ड्स, एंड दे एक्चुअली डू, एंड दैट इज व्हाई द यूनिवर्स बिकम्स वेरी लार्ज. And in that large universe as well, you see by the same entity there are bonds with different coupon rates, with different credit ratings. So आप सोचिए, एक तो पहले ही जो इश्यू कर रहे वो लोग बढ़ गए, और जैसे ही वो लोग बढ़ गए उनके भी अपने ही अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स है. ऑलराइट, सो दैट इज वेयर द इशू कम्स इन कि हमारी जो यूनिवर्स है बॉन्ड्स की वो बहुत बड़ी है, तो हम लोग को अगर इंडेक्स बनाना है तो हम कैसे बनाएं. Alright, so that is one thing that we need to be aware of. The second thing is the determination of price. Alright, equity markets are, you know, they have a market. वो लोग अपने सिक्योर मार्केट है उनके लिए, जहां पे वो ट्रेड होते हैं और वहां से हमको प्राइजेस मिलते हैं. बट जो बॉन्ड मार्केट है वो क्या है? वो डीलर्स मार्केट है. डीलर्स मार्केट मतलब डीलर एक रहता है जो कि इन्वेंट्री मेंटेन करता है, बाय सेल करता है. अगर मुझे बाय करना है तो सेल करता है, मुझे अगर सेल करना है तो बाय करता है, जो भी बिड आस्क स्प्रेड होता है वो अर्न करता है.
बट हियर नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डीलर मार्केट इतना फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड मार्केट नहीं है. ऑलराइट, इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग होती है, बहुत कम ट्रेडिंग होती है, इतनी रेगुलरली ट्रेडिंग नहीं होती है. और जैसे जो ट्रेडिंग है, लेन देन अगर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली द प्राइस डिटर्मिनेशन वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट. ऑलराइट, सो प्राइस अगर डिटरमाइन भी होगा तो कैसे होगा, अभी हुआ फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हुआ या फिर 1 घंटे या फिर 2 दिन 3 दिन बाद भी हो सकता है, बिकॉज जैसे ट्रेड होगा तभी प्राइस डिटरमाइन होगा. रेगुलरली ट्रेड हो नहीं रहा है तो प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है. इसलिए जो इनलिक्विडिटी वाला प्रॉब्लम है डीलर्स मार्केट की वजह से वो बहुत बड़ा है यहाँ पे. Alright, so these are the two main reasons which we need to understand कि हम लोग क्या issues face करते हैं bond market में. At the very same time, illiquidity is another problem that I talked about. And the last thing that we need to understand with respect to bond market is that they mature. And जैसे ही कोई bond mature होता है, उसको index में से निकालना है और नए bond को add करना है. तो जो turnover है वो बहुत ही बड़ा है. Alright, कोई mature हो रहा है, निकला, कोई नया आया, वो add हुआ. तो ये चीज जो है होती रहेगी. Equity क्या है? Equity तो सदाबहार चीज है, एक बार आ गई तो अगर अच्छा कर रही है तो वो इंडेक्स का पार्ट तो रहेगी. सो दैट इज वन इश्यू विद बॉन्ड क्रिएटिंग द इंडेक्स फॉर द बॉन्ड्स दैट वी हैव. The other asset classes that we generally talk about are commodities, real estate and hedge funds. So commodities में what all do we include? We include grams, we include livestock, we include energy, alright, ये या फिर metals, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे commodities होते हैं. So ये सारे जो commodities है इनको भी track करने के लिए हम index बना सकते हैं कि हाँ ये सारी commodities है, कैसे इनका प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, how they are actually functioning. इनको track करने के लिए भी we can definitely create an index. So index create होता है, but we need to understand again here is that फ्यूचर प्राइजेस का यूज ज्यादा होता है. फ्यूचर प्राइजेस एज इन जो डेरिवेटिव्स में हमने पढ़ा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइजेस होते हैं उनका यूजेज ज्यादा होता है, बिकॉज जो फ्यूचर प्राइजेस होते हैं दे आर मच मोर लिक्विड देन द स्पॉट प्राइजेस. क्यों ऐसा होता है ये हमने डेरिवेटिव्स में डिस्कस किया कि डेरिवेटिव्स एज अ मार्केट इन इटसेल्फ इज मोर लिक्विड कंपेयर टू द स्पॉट मार्केट. तो फ्यूचर प्राइजेस को हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमारा जो प्राइस डिटर्मिनेशन का वाला गेम है वो आसानी से हो जाए. सो वी डेफिनेटली यूज द फ्यूचर प्राइजेस टू create the indices for the commodities that we have. Example for any commodity index that I would take here is S&P GSCI. तो एक index है जो commodities को track करता है. Now the question comes, now the difficult part of creating a commodity index comes about the weighing method कि हम लोग commodity index को weigh कैसे कर सकते हैं, या फिर जो commodities हम ले रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप 10 कमोडिटीज ले रहे हो एक इंडेक्स बनाने के लिए, तो 10 कमोडिटी का वेट कैसे डिटरमाइन करोगे? दैट इज अगेन अ वेरी बिग चैलेंज. सो देयर आर 2-3 ways how people actually do it. Some follow a fixed method, some follow an equal weighted method, some follow a method of global production कि हाँ ये 10 मेरे कमोडिटीज है, इन 10 कमोडिटीज का टोटल प्रोडक्शन कितना है डिवाइडेड बाय उनका ग्लोबल प्रोडक्शन से. सो दैट इज ऑल्सो वन वे हाउ इट वर्क्स अराउंड कि आपका इस तरीके से 3 तरीके से वेइंग मेथड इसमें यूज होता है. एंड द लास्ट थिंग इज अगेन फ्यूचर्स और एक्चुअल प्राइसेस के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है. हम फ्यूचर प्राइसेस यूज करते हैं ताकि वो लिक्विड रहते हैं, पर फ्यूचर प्राइसेस यूज करते ही क्या इशू आ जाता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर होता है, तो वापस जैसे ही पुराना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा हमने नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐड करना रहेगा. सो दैट इज वन इशू अगेन दैट वी फेस विद द कमोडिटी इंडाइसेस दैट वी create. Next up alternate asset that we have is real estate. Again real estate is one of the most illiquid asset that we have seen. बहुत कम ट्रेड होता है, कोई लोग बाई करते हैं, अगर रहने चले गए तो वहां पे तो बिल्कुल ही उसको रीसेल नहीं करते, तो बहुत ही ज्यादा illiquid होता है real estate in its nature. So in that case again there are 2-3 ways how we can create the index. So one of the ways to use a repeat sales index. repeat sales index क्या होता है? कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई bunch of properties जो बार बार सेल होती है उनको यूज करके उनका जो प्राइस डिटरमाइन हो पा रहा है, से फॉर एग्जांपल अभी सेल हुई, वापस 2 महीने 3 महीने बाद सेल हुई, वापस सेल हुई 2 महीने बाद, तो उनका जो प्राइस डिटरमाइन हो पा रहा है, दैट इज हाउ वी वर्क अराउंड फॉर रिपीट सेल्स इंडेक्स. द सेकंड वन इज अप्रेजल ऑफ प्रॉपर्टीज. जैसे जैसे प्रॉपर्टीज अप्रेजल हो रही है उनकी कैसे कैसे प्राइस आ रही है वो हम ले सकते हैं. द थर्ड वन इज द इंटरेस्टिंग वन एंड वेयर बाय आई विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इज REITs, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. वेरी मच सिमिलर टू क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स. क्या होता है यहाँ पे?
लोग अपना पैसा रीत में डालते हैं, एक ट्रस्ट चाहिए, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ डालते हैं, ये रीत के पास पैसा आता है, वो ये रीत कलेक्टिवली क्या करता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। और ये जो रीट है इसका खुद का यूनिट जो है या फिर खुद का जो शेयर है वो नॉर्मल मार्केट में ट्रेड होता है। तो इसका जो प्राइस चल रहा है, रीट का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसको हम यूज करके उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि हाँ भाई 8-10 रीट है जो लिस्टेड है, ये 8-10 रीट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम रियल एस्टेट के इंडेक्स को भी बनाने की ट्राई करते हैं। तो वेरी सिंपल, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस ट्रस्ट में पैसा डाला। ऑलराइट, नाउ सिंस दे हैव पुट देयर मनी इन दिस ट्रस्ट, व्हाट विल हैपन इज नाउ दिस ट्रस्ट विल बाय प्रॉपर्टीज। तो जैसे जैसे ये प्रॉपर्टी का प्राइस मूव करेगा वैसे वैसे इसका परफॉर्मेंस डिटरमाइन होगा। ये रीच जो है, जो ट्रस्ट है, उसके यूनिट्स जो है वो लिस्टेड है, ऑलराइट, वो लिस्टेड है। और वो जो लिस्टेड यूनिट्स है वो जैसे जैसे ट्रेड कर रहे, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, वैसे वैसे आपका जो इंडेक्स है वैसे उन्हीं रीट्स के कॉम्बिनेशन में बनता है। Alright, so that is the third way how you can create the real estate index. It is the good part about REITs is that it is much more liquid. छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी पैसा डाल सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना हो so you'll be requiring a lot of money because the ticket size is very huge. But to buy REITs that is not the case. जैसे आप स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक बाय करते हो वैसे आप REITs का एक यूनिट भी बाय कर सकते हो। Lastly we have hedge funds. Alright, hedge funds again are something. First of all, let us talk about what hedge funds are. Hedge funds में again there are big high net worth individuals who put their money in a hedge fund. ये hedge fund अलग अलग तरह के investments करता है. Now this investments could be anything. They can take a long position somewhere, they can take a short position somewhere, they can invest into some derivative contracts. So they can take multiple positions across different asset classes. Either they can go long or short. They can either enter into derivative contract or into they can buy something in the spot market. So it is up to them. Alright, so hedge funds are free in that way, and the reason why they are free is because they are unregulated. ठीक है, उनमें कोई रेगुलेशन नहीं है कि वो कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कोई आके उनको सर पे खड़ा नहीं होता। जैसे म्यूचुअल फंड में सर पे खड़ा होता है कि आपका में ये मैंडेट है, आपने बोला है कि आप स्मॉल कैप में डालोगे तो आपको इतना प्रोपोर्शन स्मॉल कैप में आपने डाला है, आपने बोला है कि इतना आप लार्ज कैप में डालोगे तो आपने डालना ही डालना है। Alright, so that kind of mandate is not there for hedge funds. So those are hedge funds. अब hedge funds भी बहुत सारे बन गए, तो वो सारे कलेक्टिवली hedge funds कैसा परफॉर्म करे उसके लिए हमको एक hedge fund का इंडेक्स चाहिए हो सकता है। Now that index for hedge fund is what we are looking for to create. Alright, so again that we can the first problem again here would come off the weighing method कि हम weight कैसे दे हर एक hedge fund को। So we can simply put in equal weight method. Generally hedge funds index जो बनते हैं वो equal weighted method के बेसिस पे ही बनते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कि ये हेज फंड जो है ये अनरेगुलेटेड है। तो होता क्या है, ये है इंडेक्स बनाने वाला, ये 10 के 10 हेज फंड्स है। तो इंडेक्स बनाने वाले को ये हेज फंड्स का डेटा चाहिए। अब अनरेगुलेटेड है तो ऐसा तो है नहीं कि हर महीने हर दिन डेटा देना ही देना है। ये सारे हेज फंड जो है वो अपना डेटा इसको देते नहीं है। कब नहीं देते, जब ये लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। जब ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये अपना जो डेटा है वो इंडेक्स बनाने वाले को दे देते हैं कि हाँ कि देखो मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, यू पुट इन माय डेटा हियर। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड दैट इट इज अप टू द हेज फंड सिंस दे आर अनरेगुलेटेड, इट इज अप टू द हेज फंड्स टू गिव देयर डेटा टू इंडेक्स क्रिएटर्स। एंड व्हेन डू दे गिव इट, दे गिव इट व्हेन दे आर परफॉर्मिंग गुड, एंड व्हेन दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड होता है कि वो लोग अपना जो डेटा है वो यहाँ पे देते ही नहीं है। सो हमको दिखता है कि हेज फंड का इंडेक्स जो डेटा लेके बना है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट दैट इज नॉट द केस बिकॉज जब खराब परफॉर्म किया था तो हो सका था इन्होंने शायद डेटा दिया ही नहीं था। सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम विद हेज फंड इंडाइसेस दैट वी जनरली क्रिएट। इसीलिए प्राइस का डिटरमाइन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इक्विटी इंडाइसेस आर सो पॉपुलर। अलग अलग स्टाइल के हैं, अलग अलग तरह के हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे आप उसको ट्रैक कर सकते हो, बट फॉर अदर एसेट क्लासेस दैट इज नॉट द केस बिकॉज प्राइस डिटर्मिनेशन इज नॉट दैट वेरी इजी। सो दिस इज हाउ योर डिफरेंट indices work around of different asset classes, and make sure that you practice a lot of questions and at the very same time do the question bank which we have. Thank you.